Hello everyone, welcome to Only IS. Today we have with us Shreya Shashank, who have secured All India rank 151 in UPSC Civil Service Examination 2020. From the entire Only IS community, Shreya Shashank, I want to congratulate you for your success. Thank you, sir. Shreya, can you please tell us about your overall journey? Like पहले आपने जॉब किया, उसके बाद आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू की, तो हाउ यू कम टू नो अबाउट यूपीएससी एंड हाउ यू स्टार्टेड फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? Yes, sir. During college times ऐसे मतलब यूपीएससी के बारे I had knowledge about the exam because मतलब फैमिली में सबको रहता था कि ट्राई करना चाहिए, बट मुझे उस टाइम उतना इंटरेस्ट या उतना स्कोप पता नहीं था. तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर फर्म में जॉब ज्वाइन किया था एंड वहाँ पे वर्क करते टाइम मतलब थोड़ा ऐसे रियलाइज हुआ कि वर्क बहुत लिमिटेड डोमेन है. आप एक ही चीज करते रहोगे, आपको पता नहीं चल पा रहा कि आप जो वर्क कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो थोड़ा वहां से लगना स्टार्ट हुआ कि प्रिपरेशन करना चाहिए. बट 2017 में मैंने मतलब जॉब छोड़ा था. इनिशियली पहली बार सोचा कि मैं प्रिपेयर करूंगा, बट उस टाइम मतलब एक तो प्रिपरेशन ने थोड़ा ओवरवेलम कर दिया. मुझे कोई गाइडेंस नहीं समझ में आ रही थी कैसे करना है. एंड फिर थोड़ा फैमिली में भी पर्सनल प्रॉब्लम्स ये सब रहे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और जॉब ट्राई करता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में. तो थोड़े बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स ये सब दिए एंड फिर ईसीजीसी में जॉब लगी. एंड वहां पे वर्क करते हुए फिर थोड़ा मतलब रियलाइज हुआ कि अगेन वहां पे भी स्कोप बहुत लिमिटेड हो जा रहा था. तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर डाइवर्सिटी चाहिए, आपको सही में किसी के लिए कुछ इम्पैक्ट करना है, तो थोड़ा वो स्टेज भी चाहिए होगा करने के लिए. तो फिर वहां से सिविल सर्विसेज का आइडिया आया. जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी फरवरी 2019 के आसपास. एंड 1 ईयर जब अराउंड लगा कि थोड़ा बेस बन गया है, मैं कुछ पढ़ पा रहा हूँ, तब मैंने क्विट कर दिया था क्योंकि मैं कोप नहीं कर पा रहा था दोनों चीज साथ में. करेक्ट. ओके. ओके. वेरी गुड. तो जैसे सिविल सर्विसेज का ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में आपने काफी अच्छा रैंक के साथ एग्जाम क्लियर किया है. तो मुझे लगता है कि इसमें इतने कम टाइम में मतलब लगभग 1 साल 1 डेढ़ साल के स्पैन में ही आपने यूपीएससी का एकदम सही ढंग से अप्रोच समझ के इसको प्रिपेयर करके आपने क्लियर कर लिया. तो इसमें राइट स्ट्रेटेजी आई थिंक वुड हैव बीन द कोर ऑफ योर ओवरऑल प्रिपरेशन. So what do you think, what should be the right strategy? What was your right strategy? सर मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं एग्जैक्टली बहुत श्योर नहीं हूँ कि क्या वर्क करता है, क्योंकि मतलब हर बंदे की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो जाती है. तो जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के टॉक्स देखे थे एंड उनके बारे पढ़ा था. तो उस टाइम जस्ट जैसे अनुदीप सर 2017 बैच टॉपर, तो उनके ब्लॉग्स और इस सब को मैंने थोड़ा रेफरेंस पॉइंट बनाया कि कैसे स्टार्ट करना है. एंड फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके काफी एनालाइज करने का कोशिश किया था कि कौन से टॉपिक पे मैं फोकस कर सकता हूँ. जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इनमें काफी वीक हूँ, मतलब मैं नहीं याद कर पाता. तो मैंने ज्यादा फोकस एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी टाइप पे सब्जेक्ट्स पे दिया, जो मुझे लगा कि ज्यादा अंक करेंगे कंट्रीब्यूट पेपर में. तो सर उस टाइप से स्टार्ट किया था. एंड फिर सिमिलरली हर में ही थोड़ा थोड़ा मतलब प्रीवियस ईयर का पढ़ के थोड़ा देख के कि कौन सा एरिया है जो बार बार रिकर कर रहा है. एंड थोड़ा पढ़ने के बाद जो मुझे रियलाइज हुआ कि जिसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ या मुझे याद नहीं रह रहा, तो उसको मैं एफर्ट डालता था, बट मैं उसको कभी डोमिनेट नहीं होने दे रहा था कि चलो ठीक है मुझे ये नहीं आता, जो मुझे आता है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा. Correct. Exactly. While preparing for prelims and mains examination, what do you think were the mistakes and how did you overcome them? How did you improve? Yes, sir. सर मतलब मिस्टेक्स तो बहुत सारे किए हैं मैंने. उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज कि वो थोड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, क्योंकि इनिशियली जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने, तो इतने वेबसाइट्स या इतने बुक्स टॉपिक्स हैं, तो वो सब की और प्रिपरेशन मैंने मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर ली एंड फिर वो प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था. एंड मैं मतलब नई चीज़ें पढ़ रहा था, रिवाइज नहीं कर पा रहा था, तो मेरे स्कोर्स भी इनिशियली अच्छे नहीं थे किसी भी टेस्ट सीरीज में. तो धीरे धीरे सर थोड़ा कंसोलिडेट किया अपने उसको कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, जो चीज पढ़ा है उसी को रिपीट करना है, वो वाली चीजों पे वर्क किया. एंड सर मेंस के लिए अगेन मतलब मैं बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाया बीच में, क्योंकि इनिशियली मुझे लगा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है एंड मैं उसकी वजह से आंसर राइटिंग मैंने डिले कर दिया.
बट उस टाइम से ही मैं हमेशा टॉपर्स के जो कॉपीज रहते हैं, आंसर कॉपीज, या जो दूसरे टॉपर्स ने नोट शेयर किए हैं, तो मैं मतलब उनके थ्रू गो थ्रू किया करता था समझने के लिए कि वो कैसे नोट्स बना रहे हैं या वो कैसे आंसर्स लिख रहे हैं। तो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या उनके जब भी टाइम मिला किसी और के ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि थोड़े पॉइंट्स रहे दिमाग में, तो वो था। एंड मतलब मेरे हिसाब से मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और करनी चाहिए थी। तो अभी मार्क्स नहीं है तो वो मैं बता नहीं सकता कैसा रहा, बट वो मुझे लगता है ऐसा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट जैसे कि आपका इतना अच्छा रैंक आया है तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी अच्छा आया होगा, और मुझे लगता है ना कि आपने टॉपर्स के कॉपीज का जो एनालिसिस किया, आपने एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस किया होगा और कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की होगी, और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके आपने खुद के भी इनपुट्स डाले होंगे, एंड आई थिंक दिस हैज माइट वर्क करेक्ट। सो यस सर। यस यस। वैसे ही मतलब मेन आइडिया वैसे ही था कि थोड़ा रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम आपको हर टॉपिक के बारे में उतना पता होने की जरूरत नहीं है, बट टू द पॉइंट भी लिखे एंड आगे बढ़ जाए अगर नहीं आता है उतना, तो वैसे भी दिख रहा था टॉपिक्स के कॉपीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे कि यूपीएससी के प्रिपरेशन करते वक्त कई सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स यूपीएससी को इतना सीरियस लेते हैं कि यस वो यूपीएससी को अपना लाइफ बना देते हैं, और फिर यस कभी सर। कभी प्रीलिम्स या मेंस में कहीं कभी फेल्यूर उन्होंने फेस किया, तो उनको लगता है कि मतलब काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मतलब हम इतना इमोशनली इन्वेस्ट होके सबको ही इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो फेलियर डेफिनेटली बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। मतलब नॉर्मल टेस्ट भी हो या आप नॉर्मल भी टारगेट नहीं पूरा करते तो वो इशू रहता है, बट मतलब मुझे भी अपने सीनियर्स या मेंटर्स या घर वालों ने भी हमेशा ये बोला था कि एक थोड़ा और आइडिया रहना चाहिए आपके पास कि कंटिजेंसी प्लान टाइप का, कि आप और क्या कर सकते हैं। तो सर मैंने इस अटेम्प्ट के साथ मैंने साथ में आरबीआई का भी एग्जाम दिया था एंड यूपीपीएससी भी दिया था, कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था अपने प्रिपरेशन में इस चीज को लेके। तो वो हमेशा दिमाग में था कि ठीक है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट इससे रिलेटेड भी ये हमारी नॉलेज काम आएगी और एग्जाम्स में। तो वो हमेशा आइडिया रखा था। एंड बाकी सर वो नेगेटिविटी आती रहती है मुझे, मतलब मैं बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता था टाइम्स पे। तो मेरे मामा जी मतलब मेरे लिए वो मेरे मेंटर हैं, तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिविटी मेंटेन करने में। एंड यही कि हाँ ठीक है आप छोटे टारगेट्स पे फोकस करिए। वो हमेशा से सबने बोले कि आप एक अगला टेस्ट जो दे रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। बड़े में वो डेफिनेटली एक लक का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस एग्जाम से आपकी वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही है या उस रिजल्ट से आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइटली सेड। आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो ऑप्शनल चूज करते वक्त क्या फैक्टर्स को कंसीडर करके आपने पीएसआईआर ऑप्शनल लिया, और इसकी तैयारी आपने कैसे की? सर मैंने जब 2017 में पहली बार सोचा था कि मैं एग्जाम के प्रिपेयर करूंगा, तब मैंने सोशियोलॉजी मतलब मुझे लोगों ने रिकमेंड किया था कि वो बेटर है, तब मैंने वो सोच के सोचा कि मैं वो ले लूंगा एंड पढ़ूंगा। एंड मैंने उसको थोड़ा बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया, तो मतलब मुझे बहुत ओवरवेलमिंग टाइप का लगने लगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब हाँ खुद से मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा कि मुझे क्या पसंद है। तो सर इंटरनेशनल रिलेशन जैसी चीजें मैं पहले भी फॉलो किया करता था थोड़ा, कि बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है वैसे। तो उसके थ्रू मैंने सोचा कि चलो ये टॉपिक है, इसमें गाइडेंस भी मिलेगा, फिर थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टॉपिक्स या जो मार्केट में पॉपुलर नोट्स हैं उनके थ्रू थोड़ा जाके फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं पीएसआईआर लूंगा। एंड फिर सर मैंने उसके लिए कोचिंग ली एंड अगेन उस पर थोड़ा रिलाई किया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था ऑफिस के साथ। तो सर उधर का ही ज्यादा फोकस रहा है। बुक्स तो जो उनके मेन बुक्स पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं रेफरेंस बुक, वो सर मैंने एक्चुअली में मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए पढ़ा था क्योंकि उसमें गैप था, बट मेंस से पहले मैंने ज्यादा उस पर रिलाई किया। फिर सर दो टॉपर्स के नोट्स थे, कृष्ण कुमार सिंह उनका इस बार 24th रैंक है, तो उन्होंने वो मेरे सीनियर थे तो उन्होंने अपने नोट्स शेयर किए थे पब्लिकली, तो उसको मैंने यूज करके उसको रिफाइन करके अपने नोट्स उसके थ्रू बनाया था। एंड ज्यादा सर वही बेसिक ओवरलैप है न्यूज के साथ, तो थोड़ा हम आईआर के न्यूज ऐसे भी पढ़ते हैं जीएस के लिए, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो उसको न्यूज सर हेविली रिलाई किया मैंने इस पे। करेक्ट। इसमें जो पीएसआर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू न्यू एस्पायरेंट्स है और जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया, उन वो काफी डायलेमा में होते हैं कि
कौन से टॉपिक में हमें कौन से स्कॉलर को कोट करना है, कितने स्कॉलर को कोट करना है, हम आया तो पूरा डायनामिक सब्जेक्ट है तो उसमें स्टैटिक कितना पढ़ना है। ऐसे कई सारे कंफ्यूजन और क्वेश्चंस उनके माइंड में चलते हैं। आपके भी माइंड में कभी ये क्वेश्चंस चले थे और आपने फिर कैसे इनका सॉल्यूशन निकाला? सर ये तो मतलब काफी कंफ्यूजिंग है, वो सबको ही कंफ्यूजन होता है इसमें। सर मुझे एक्चुअली में बहुत लास्ट तक भी बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम कभी याद नहीं रहे। तो मतलब स्कॉलर्स या बुक कोटेशन इन पे मैंने उतना फोकस नहीं करने की कोशिश करी। जो मुझे उस टाइम याद आ रहा था, या फिर जैसे पेपर में काफी बार स्कॉलर्स रिपीट हो रहे थे, आईआर में हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ स्कॉलर हो जाते हैं उनको कोट करने के लिए, तो मैंने बोला कि एग्जाम मतलब टू द पॉइंट जो बाकी टॉपिक्स में ऐड कर सकता हूँ या फिर जो भी आंसर कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर फोकस करता हूँ। स्कॉलर्स के व्यू अगर उस टाइम क्लिक कर रहे हैं फ्लो में तो आप लिख दो, वरना बहुत ज्यादा रैंडमली स्कॉलर्स डालने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो फ्लो खराब हो जाता है आंसर का। एंड बाकी सर जो नॉलेज आईआर की है, वो जो हम बेसिक भी न्यूज पढ़ रहे हैं उससे भी आपको काफी फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाते हैं लिखने के लिए इसमें। उसके सिवा सर अगेन फिर प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के नोट्स ही सर्च किए थे मैंने। उसमें मैं अभी नेम रिमेम्बर नहीं कर पा रहा, बट एक सर ने ऐसी टॉपिक वाइज स्कॉलर्स की लिस्ट बनाई थी, तो मैंने उसको पिक करके उसमें अपने स्कॉलर्स की लिस्ट ऐड करी थी, तो उसको रिवाइज करते रहता था मैं कि थोड़े बहुत स्कॉलर्स के नाम याद रहे किसी भी टॉपिक पे। करेक्ट। जैसे कि आपने अभी कहा था कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, फिर भी 1750 मार्क्स का इतना एग्जाम है और इसमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना, कंटेंट भी रिलेवेंट लिख पाना, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें मैनेज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी इसमें हो जाती है। जबकि आपने कहा कि आपने बहुत ज्यादा तो आप नहीं कर पाए, फिर ये आपने कैसी चीजें मैनेज की? ये सर सर एक तो मतलब जब भी मैंने जैसे बोला कि मैं एनालाइज करने की कोशिश करता था प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो वो या फिर टॉपर्स के भी जो ऑनलाइन मिलते थे पेपर्स, तो अगर उसमें क्वेश्चन रहता था तो मैं अपने पॉइंट थोड़े सोचने की कोशिश करता था कि मैं इसमें पॉइंट्स क्या लिख सकता हूँ एंड बाकी वो टॉपर्स क्या मेंशन कर रहे हैं। तो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू से किया, एंड थोड़े वैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी सोचते था कि इसमें ये पॉइंट्स में क्या डाल सकता हूँ। एंड अगेन सर उसके सिवा मतलब जो भी मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं कुछ हैं, तो अगर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था उसका, तो मैं उनके आंसर्स पढ़ने की कोशिश करता था कि इन्होंने किस स्ट्रक्चर में दिया है, ताकि मुझे आइडिया रहे कि कैसे स्ट्रक्चर करना है। एंड फिर थोड़े सीनियर्स और इन सब ने भी मेंशन किया था कि आप टू द पॉइंट रहिए। अगर आपको जैसे बहुत बार इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन का एक पैटर्न बन सकता है कि ठीक है मुझे बेसिक पता है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल यूज कर सकते हैं या कुछ, तो एक दो लाइन में स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं भी आ रहा तो आप मेन बॉडी पे फोकस करिए। एंड प्रेजेंटेशन सर हाँ नीटनेस की ट्राई करी थी, क्योंकि स्पीड में फिर बाद में आपका स्टार्ट सही नहीं रहता, मतलब स्पीड और जब बढ़ती है, तो उसके लिए सर मेरी स्ट्रैटेजी पेपर में ये थी कि मैं हमेशा 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करता था 15 मार्क से, तो 20 to 11 में आता था पीछे से, एंड फिर 1 to 10 जाता था कि थोड़ा स्टार्ट के आंसर थोड़े सही लगे एंड लास्ट के आंसर थोड़े सही लगे। तो मतलब वो सर स्ट्रैटेजी रहती थी पेपर के अंदर। ओके, एग्जैक्टली। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस का आपने काफी जिक्र किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, यूपीएससी के सिलेबस से स्टिक रहना बहुत जरूरी होता है अपने प्रिपरेशन में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस हम अपने टारगेट सेट करते वक्त इनका कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना और यूपीएससी का सिलेबस देख लेने से हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमें हमारी राइट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और हमारा फिर टाइम ड्यूरेशन कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना देना चाहिए। तो ये आपके भी टाइम शेड्यूल करने में, टाइम टेबल रखने में और टारगेट सेट करने में कैसे हेल्प करा? ये सर मतलब सिलेबस को अगर रख के देखा जाए कि किस टॉपिक से किस टाइप की चीजें आ रही हैं, तो कभी कभी जैसे हम GS3 या इसमें क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, तो हम किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं जो शायद उतना यील्ड नहीं कर पाएगा रिजल्ट। तो उसके थ्रू सर डिसाइड किया कि जैसे थोड़ा एग्रीकल्चर साइड में क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, या इकोनॉमी में मुझे कॉन्फिडेंस लगता था कि मुझे इकोनॉमी में मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, तो उस पर मैंने कंसोलिडेट करने की कोशिश किया कि वहां पे मैं कर सकता हूँ। मेरे सर जैसे GS1 मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है,
हिस्ट्री पार्ट या ज्योग्राफी पार्ट। तो उसमें अगेन है कि ज्योग्राफी की वेटेज काफी ज्यादा है जो कि प्रीलिम्स में उतनी नहीं आती। तो उसके मेंस रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत ड्राइंग बनाना या फिर अगर वहां पे आपको लेबल करना है कुछ या थोड़ा मैपिंग प्रैक्टिस, तो वो सब देखे कि हाँ पहले क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा रहा है मेंस में, प्रीलिम्स में उतना नहीं है, तो आपको वो गेस कर सकते हो कि ठीक है प्रीलिम्स में उसे कैसे पढ़ना है एंड मेंस के टाइम मेरे को ज्यादा उसको रिवाइज करना है प्रीलिम्स के मुकाबले। तो सर वैसे मूव अहेड किया था एंड सर फिर अगेन एथिक्स को थोड़ा टारगेट किया था क्योंकि वहां पे स्टैटिक पार्ट या केस स्टडीज जितना मतलब पढ़ पा रहा था मैं दूसरों के आंसर्स या जो भी अवेलेबल थे, तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दिया। और इस बार पेपर थोड़ा टफ लगा GS4 का, तो पता नहीं हो कैसा गया, बट उसकी ओर ज्यादा एफर्ट दिया था सर। इथिक्स जो है, इथिक्स प्रीलिम्स में तो उसके क्वेश्चन नहीं आते, मेनली ये मेंस से ही लिमिटेड रहता है। तो काफी लोग इथिक्स का प्रिपरेशन काफी बाद में चालू करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन पहले करते हैं। तो आपने इथिक्स का प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था? सर एथिक्स का प्रिपरेशन सर इनिशियली जब मई में प्लान था पेपर तब तो नहीं हो पाया था मेरे से, बट उसके बाद गैप जब होके अक्टूबर में रीशेड्यूल हुआ था तब मैंने उस गैप के टाइम एथिक्स पे प्रिपरेशन करने का स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट केस स्टडी से पहले वाला स्टैटिक पार्ट थोड़ा कवर करूं। तो उसके थ्रू सर वहां पे फोकस किया था कि उसे कवर करेंगे एंड वहीं से सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ना या बाकी टेस्ट सीरीज के पेपर टॉपर्स के पिछले ईयर्स के देखना, वो वहां से स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि सर अगेन एथिक्स एंड एसए पेपर वो थोड़ा लोग अवॉइड करते हैं, उतना फोकस नहीं करते, बट एग्जैक्टली। वहां पे स्कोरिंग के चांसेस हैं एंड आपकी मतलब वहां पे बहुत स्पेसिफिक नॉलेज भी नहीं चाहिए, थोड़ा जनरल भी अगर आपको है तो आप उससे भी आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जैसे यूपीएससी की जर्नी कई लोगों के लिए काफी लंबी हो जाती है और इस जर्नी में पेशेंस और डिटर्मिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लगता है आपको, पेशेंस और डिटर्मिनेशन ये पूरे जर्नी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है? सर काफी बड़ा रोल है, मतलब काफी बार इतना तो लंबा साइकिल ही है एग्जाम का, उसके ऊपर से उसकी प्रिपरेशन एंड बहुत बार हम थोड़ा पहले से ही सोच रहे होते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने इनिशियली सर्च करना एग्जाम के बारे 2017 में ही किया, फिर मैंने लीव कर दिया एंड फिर मैं वापस आया करने के लिए। तो वहां पे या तो आपके अंदर इंटरनली आप मोटिवेटेड हो या आपको थोड़ा एक्सटर्नल भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा हो इस सेंस में कि आप अगर कहीं फॉल्टर कर रहे हो तो वो आपको कोर्स करेक्ट कर दे, आपको मेंटेन करते रहे कि हाँ ये लंबा एक मैराथन टाइप का है जहाँ पे आपके बुरे डेज भी काफी होंगे बट वो कंटिन्यू करते रहना है। तो वो सर है, पेशेंस आपको हर जगह चाहिए। इनफैक्ट एग्जाम में भी जैसे प्रीलिम्स का ही पेपर है, स्टार्ट में बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, तो आपको सिंपली चेंज करके 100 से स्टार्ट करना है, 70 से स्टार्ट करना है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट वो एक कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि ठीक है अभी ये वाला पार्ट सही नहीं था लेकिन अगला वाला सही होगा। तो सर मेरे हिसाब से दोनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, नॉर्मली एग्जाम के नजदीक वाले टाइम में या एग्जाम के टाइम में काफी पैनिक हो जाते हैं, जबकि पैनिक ना होने से इनफैक्ट कोई भी पर्सन बेटर परफॉर्म कर सकता है और पैनिक होने के बाद इनफैक्ट जितना वो परफॉर्म कर पाता है उससे कम परफॉर्म कर पाता है। तो पैनिक ना होने के लिए प्रीलिम्स के वक्त क्या करना चाहिए और मेंस के वक्त, एग्जाम के वक्त क्या करना चाहिए? इनफैक्ट मेंस का तो टाइम ड्यूरेशन भी काफी बड़ा होता है, 3 4 5 दिनों का एग्जाम होता है। करेक्ट। तो पैनिक ना होने के लिए और खुद को कॉन्फिडेंट रखने के लिए क्या करना चाहिए? सर आई थिंक कि पैनिक होने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हमें लगता है कि हमारी बहुत सारी चीजें रिवाइज करना छूट गई हैं या हमें जो टॉपिक्स नहीं आते हैं। मतलब मैं खुद भी बहुत ही पैनिकी इंसान हूँ उस सेंस में कि एग्जाम से पहले बहुत पैनिक हो जाता हूँ, बट उसके लिए फिर वही है कि आपको उस चीज पे फोकस करना है कि आपको क्या आता है एंड वो एक पेपर जो डिफिकल्टी है वो सबके लिए ही है। करेक्ट। तो जो सबसे सही भी परफॉर्म कर रहे हैं लोग, उनको भी अपनी चीजें होंगी जो उस टाइम नहीं याद होंगी, तो आपको उस चीज पे ट्रस्ट करना होगा कि आप कहीं से उस टाइम आप रिकॉल कर पाओगे, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा वो रिकॉल मेमोरी आपको एग्जैक्टली खुद से नहीं लिखना, आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है तो भी वो क्लिक करता है। तो वो एक चीज है कि आप भूल रहे हो इसकी पैनिक है, एक है कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है क्योंकि इतनी चीजें हैं मार्केट में पढ़ने के लिए।
तो उस चीज को सर अवॉइड करना है। हाँ, अगर हमने अपने बेसिक्स कवर किए हुए हैं तो एग्जाम में जाने के बाद उन बेसिक्स पे ध्यान देना है कि हम कोई बेसिक गलती नहीं करेंगे, हम सही से ओएमआर फिलिंग करेंगे एंड क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मूव ऑन करिए। उतना मतलब अभी जो कट ऑफ चल रहा है वो लेस देन 110 के आसपास ही चल रहा है। करेक्ट। तो आपको आइडियली 60-65 करेक्ट है एंड 20 के अराउंड गलत है तो भी आपका काम चल जाता है। करेक्ट। तो आपको वो अपना एक ऑप्टिमल स्पॉट ढूंढना पड़ेगा कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन हमें लीव करना है। सिमिलरली सर मेंस में भी यही है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही अनहर्ड होंगे या फिर वो 2 साल 3 साल पुराने होंगे तो लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा। जैसे इस साल सर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया था GS3 में, जो कि शायद 2 साल पहले न्यूज में था, 2 या 3 साल पहले। तो बहुत लोगों को नहीं आइडिया है, तो आपने कुछ जेनरिक पॉइंट्स आपको पता आप लिख सकते हैं, वरना आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे फोकस कर दीजिए जहां पे आप थोड़ा और अच्छा आंसर लिख पाएंगे, रादर देन कि आप पूरे 10 मिनट्स उस क्वेश्चन पे लिखे एंड आपने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मेंशन किया। तो वो पैनिक करने से वहां पे फायदा नहीं है। यही अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर आपको वो चीज नहीं आ रहा है तो बहुत और लोगों को भी वो चीज नहीं आ रहा है, क्योंकि सब नियरली सिमिलर बोट में ही है। कुछ कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है, बट मैक्सिमम लोग जो आपके साथ रेस में वहां पे हैं वो बहुत सिमिलर लेवल पे ही हैं। तो वहां पे आपने अगर अपना पूल मेंटेन किया तो वो वर्क करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे कि आपने कहा कि एक क्वेश्चन था GS3 में जो शायद 1-2 साल पहले न्यूज में था, रिसेंटली इतना शायद नहीं था। तो वैसे कितने नॉर्मली कितने टाइम पहले का करंट अफेयर, बच्चों का ये काफी सवाल होता है कि सर 1 साल का करंट अफेयर करना है या 2 साल का करना है। कभी कभी तो स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन लेके आते हैं जो 2-3 साल पहले न्यूज में था फिर भी आया, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सर करंट अफेयर्स बेस्ड अगर अगेन वो थोड़ा एनालाइज किया जाए तो बहुत सारा करंट अफेयर्स जैसे प्रीलिम्स में थोड़ा कंटेम्प्रेरी टाइम में जा रहा है कि 1 साल से पुराना भी पूछ रहे हैं, बट उसकी वेटेज अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम मतलब 2016 का पेपर अगर हटा दें तो फिर भी बहुत स्टैटिक डोमिनेटेड पेपर्स आ रहे हैं जहाँ पे आपके स्टैटिक के थ्रू भी आप सेल थ्रू कर सकते हो, या फिर अगर आपने रिपोर्ट्स और ये सब जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसको टारगेट किया तो भी वर्क कर सकता है। सर सिमिलरली मेंस में ऐसा है कि इस बार तो थोड़ा रीसेंट करंट अफेयर्स ही आया है, वरना पीछे के करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है उस टाइम तो आप आइडियली 2 ईयर के मेजर इवेंट देख सकते हैं कंपाइलेशन या कहीं से भी, कि कुछ आपको आइडिया रहे कि ऐसा कुछ मेजर हुआ था। वरना बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट ही करते हैं करंट अफेयर्स में भी। लेकिन अगर वो पार्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, हमने 1-1.5 ईयर्स का भी प्रिपरेशन किया है करंट अफेयर्स का सही से, तो वो उतने क्वेश्चंस नहीं होंगे जो उतने कंटेम्प्रेरी होंगे। एंड अगर आ गए उतने कंटेम्प्रेरी तो भी फिर बहुत लोग रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो वो आप रिलेटिव कंपटीशन है तो सबके लिए इक्वली वो प्रॉब्लमेटिक होगा। करेक्ट करेक्ट। जैसे रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों से सीसैट का जो पेपर है वो जबकि क्वालिफाइंग है पर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली थोड़ा सा टफ आ रहा है, ऐसा लोगों का मानना है या लोगों को ऐसे रियलाइज हो रहा है। और उसके चलते हुए काफी लोगों का सीसैट के वजह से भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना रह जाता है। तो सीसैट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन सभी के लिए जो इस बार प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं? सर सीसैट के लिए थोड़ा, क्योंकि मैंने 2018 इस टाइम में थोड़े बैंकिंग एग्जाम्स इन सब की ओर में चला गया था, तो वहां पे मैंने जो थोड़ा प्रैक्टिस किया था उसका एक बेस काइंड ऑफ था जिसके ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ही सॉल्व करने का कोशिश किया था एंड फॉर्मूले एंड ये सब पे थोड़ा ध्यान दिया था इनिशियली। एग्जाम से जस्ट पहले मैंने अगेन थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए चेक करने के लिए कि सॉल्व हो रहे हैं नहीं। तो वहां पे सर मुझे पर्सनली उतना इशू नहीं होता था सीसैट में, लेकिन उसके लिए ये था कि हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में था कि इस एग्जाम में नहीं फ्लंक करना है, तो उसको मैं फिर भी सॉल्व कर लेता था। जैसे आपके पास वीकली बेसिस पे आपने कुछ 10-15 क्वेश्चंस देख लिए कुछ ऐसा, लेकिन अगर अभी के टाइम की बात करें सर, 12-13 डेज लेफ्ट, तो थोड़े एक दो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हैं या उसके रिलेटेड फॉर्मूले आप जरूर एक बार देख लें वहां पे। एंड स्टक नहीं होना है क्वेश्चन में किसी में, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मूव ऑन करिए
एंड सिर्फ ये भी नहीं कि हम इंग्लिश के ही कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे या सिर्फ मैथ्स के ही करेंगे, थोड़ा दोनों साइड में सॉल्व कीजिए एंड टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन लंबे हो जाते हैं पढ़ने के लिए। करेक्ट। तो इस सब चीज पे फोकस किया जा सकता है अभी के टाइम पे। एग्जैक्टली। जैसे इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के वक्त और ओवरऑल यूपीएससी के प्रिपरेशन के वक्त आपकी पर्सनालिटी कैसे इवॉल्व हुई और क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको लगे कि आपके पर्सनालिटी में हुए इस प्रोसेस के दौरान? सर सर ओवरऑल मतलब एक तो थोड़ा मुझे लगता है जो मेजर चेंज आया है वो थोड़ा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में आया, क्योंकि इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था किसी चीज में, क्योंकि मुझे लगता था मुझे किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में नॉलेज नहीं है, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो उसके थ्रू यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ क्योंकि आपको एक नॉलेज है एंड थोड़ा एक, क्योंकि आप इतनी चीजें पढ़ते हैं तो आपका एक एटीट्यूड थोड़ा टॉलरेंट बढ़ते जाता है कि आप मल्टीपल व्यूज ले पा रहे हैं एंड आप रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ दूसरे व्यू पॉइंट्स भी हैं एंड आप अपने आप को रेक्टिफाई करते रह सकते हैं। फिर सर थर्ड चीज जो है वो थोड़ा विलिंगनेस टू लर्न और कैपेसिटी टू लर्न भी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि हम इतनी सारी टॉपिक्स पढ़ते हैं, हमेशा कुछ नया आ रहा होता है, तो वो काफी बार बहुत ओवर बियरिंग लगता है कि रोज कुछ नया पढ़ना है, रोज कुछ नया टॉपिक आ गया। बट वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कि आपको इतनी चीजें पता है सबके बारे, तो वो थोड़ा लुक फॉरवर्ड करने लग गया हूँ। एंड सर मेन तो आई थिंक वो पेशेंस और थोड़ा मेंटल स्टील बढ़ा है, क्योंकि इनिशियली मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता था चीजों को, मुझे लगता था नहीं होगा। तो वो हुआ कि ठीक है आप छोटे छोटे टारगेट्स को ट्राई कर रहे हो, डेली लेवल पे फेल भी किया है मैंने कि मैं अपने टारगेट्स नहीं मीट कर रहा हूँ, बट उसके थ्रू थोड़ा वो रेजोल्यूट टाइप की मेंटालिटी आई कि नहीं ठीक है फिर भी करते रहेंगे ट्राई। एग्जैक्टली। प्रिपरेशन के वक्त खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक रखने के लिए आपने कौन सी हॉबी को परसू किया था? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन कभी कभी मोनोटोनस हो जाती है, हम वही रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, रोज 7-8 घंटे कभी कभी प्रिपेयर, कुछ कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें फ्रेश खुद को रखना, अपने माइंड को फ्रेश रखना, खुद को एनर्जेटिक रखना, ताकि हम वही एंथुसियाज्म के साथ चीजें करें, इसके लिए हर कोई कुछ ना कुछ हॉबी परस्यू करने की कोशिश करता है। आपने क्या हॉबी परस्यू की थी? सर मैं मतलब फुटबॉल फैन हूँ बहुत बड़ा, एंड उसके सिवा मतलब थोड़े मैं एनिमे मांगा भी फॉलो करता हूँ। तो सर वो मैंने कंटिन्यू रखा है, वो मेरे कॉलेज टाइम से पहले से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वो हमेशा एक था कि वो मेरा ब्रेक बन जाता है कि वीकेंड हो गया या वीकडे पे भी मैचेस रात में होते हैं, काफी बार यूरोपियन मैचेस चल रहे होते हैं, तो वो देखना है, मैं उसको लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि ठीक है अभी 3 दिन बाद ये मैच है, अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मैं ये मैच देखूंगा वरना नहीं देखूंगा। तो वैसे कुछ अपने आप को टारगेट सेट करता हूँ, मैचेस के हिसाब से मैं पढ़ने की कोशिश भी करता था कि ये है। एंड उसके सिवा सर सिमिलरली ये थोड़े मांगा और एनिमे की जो मैंने बात करी, वो मेरे लिए एक ब्रेक हो जाता था कि एक फैंटेसी स्टोरी है, थोड़ा वैसा देख लिया। तो इन दो पे ही मैंने फोकस किया अपना माइंड इससे हटाने के लिए, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन से उस टाइम। एंड बाकी सर थोड़ा मैं टाइमिंग भी अपना स्विच कर लेता था पढ़ने का, जैसे मैं जनरली नाइट आउल टाइप का हूँ, मैं रात भर पढ़ता हूँ फिर सोता हूँ। तो वो कभी चेंज कर लिया, कभी कोशिश किया कि सुबह में पढ़ लूँ या कभी रात में पढ़ूँ। तो वैसी चीजें ट्राई करते रहा सर कि थोड़ा मोनोटोनी टूटे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लाइफ का ऐसा कोई इंसिडेंस या ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई पर्सनालिटी जो आपको हमेशा से इस प्रोसेस में इंस्पायर करती रही? सर मेरे मामा जी ही होंगे, क्योंकि मतलब मुझे या मेरे पेरेंट्स को भी उतना बिलीफ नहीं था कि ये एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ, बट उनको बहुत रेजोल्यूट बिलीफ रहा है इस चीज में कि उन्होंने ही मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट किया है या फिर हमेशा गाइड करने की कोशिश किया है। साथ में अगर नहीं भी होता था, वो ऑफिस से आने के बाद भी मतलब मैं काफी बार रैंट करते रहता था कि ये नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या फिर आज नंबर नहीं आए। तो हमेशा सुन के मोटिवेट करते रहना, एंड उनका खुद का एफर्ट मुझे काफी मोटिवेट करता है कि जितना वो हमेशा एफर्ट के बाद हमेशा स्माइल करते रहते हैं, तो वो चीज सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग तो वही रहे हैं सर। जैसे आप प्रिपरेशन के दौरान ओनली एस का चैनल आप फॉलो करते थे, यूट्यूब चैनल, तो ओनली एस के यूट्यूब चैनल से आपको प्रिपरेशन में क्या हेल्प हुई है?
सर जब मैंने बिल्कुल इनिशियली ही प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तभी से मैं ओनली आईएएस के सर प्रीलिम्स बूस्टर को तो मैंने बहुत रेगुलरली सुना है, एडिटोरियल डिस्कशंस उतने रेगुलरली नहीं सुन पाया मैं। तो न्यूज़पेपर सुबह में एक बार जब पढ़ लिया एंड फिर रात में आपने प्रीलिम्स बूस्टर सुन लिया, तो ये सर एक काइंड ऑफ रूटीन बन गया था मेरा कि मैं प्रीलिम्स बूस्टर बहुत रेगुलरली सुनते रहा एंड फिर रिविजन डॉक्यूमेंट्स भी। तो मुझे थोड़ा ऑडियो विजुअल मेमोरी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। तो अगर सुमित सर बोल रहे हैं अभी रिसेंटली और भी सर बोल रहे हैं तो उस टाइम एक रिकॉल आ जाता है कि हाँ हमने पढ़ा था ये चीज़, एंड तो वो फॉलो करने की कोशिश करी है सर मैंने रेगुलरली। एंड जो भी स्पेशल लेक्चर्स भी रहे हैं रिगार्डिंग मिसाइल लॉन्चेस या आपके सैटेलाइट्स या कुछ भी, तो वैसी चीज़ों को मैंने रेगुलरली फॉलो करने का कोशिश किया है करंट अफेयर्स बेस्ड। एंड अभी सर रिसेंटली यूट्यूब चैनल से हटकर अगर मेंस के बाद का पार्ट देखें तो जो उड़ान की सीरीज की बुकलेट्स आई हैं, तो इंटरव्यू के टाइम मतलब मुझे सेकेंड वेव में भी कोविड हो गया था, फिर चिकन पॉक्स भी हो गया, तो उस चक्कर में मेरे पास टाइम मुझे लगता था कि हमेशा कम है, तो रिवीजन पे मैंने रिलाई किया है बुकलेट्स पे भी काफी। एग्जैक्टली। तो जाते जाते कोई ऐसी पॉजिटिव लाइन या कोई कोट जो आप सभी से शेयर करना चाहेंगे, जो आपका फेवरेट हो, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है? सर वो एग्जैक्टली मतलब अगेन अनुदीप सर का ही मैंने उनके एक बायो से पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली ये था कि एवर ट्राइड एवर फेल्ड, ट्राई अगेन फेल अगेन फेल बेटर, वैसे करके सर एंड में था। तो वो मैंने हमेशा अपने कमरे में भी चिपका के रखा था कि ठीक है वो डेली बेसिस पे ही हम टारगेट्स फेल भी करते रह सकते हैं, बट वो ठीक है नेक्स्ट डे आप उठें और फिर से उसको ट्राई करते रहें, वही वाला सर सीन है। Exactly. So Shreya, Shashank, thank you very much for your time and your valuable inputs. And from the entire OnlyAs community, I once again congratulate you for your success and I wish you all the best for your future. Thank you. थैंक यू सर।